बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जी, रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह शहर कराची के मसाइल में इजाफा होते जा रहा है और अब सैलाबी सूरत हाल से नमद आज़मा होने के लिए क्या क्या अहकाम किए जा रहे हैं, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से अहकाम को फॉलो किया जा रहा है, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और ख़ास करके आज हम बात करेंगे शहर कराची में होने वाली इस तब्दीली के हवाले से कि जहाँ हम देखते हैं कि सियासी लफ्ज़ों की गोलाबारी होती रहती है, वहीं दूसरे जानिब इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरान क्या करें, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू होगी। बल्कि इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि अमली तौर पर जब ये इमरजेंसी नाफिज की गई तो इस रेन इमरजेंसी की सूरत में इकदाम किए गए या सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर इल्जाम तराशी की गई, या लफ्जी गोलाबारी के साथ साथ जो अमली तौर पर लोग मौजूद थे क्या उन्होंने कोई काम किया, या महज ये तमाम तर इल्जाम या तमाम तर जो सूरत हाल थी उसमें सिर्फ सोशल मीडिया की जिन्नत बन रहा है। प्रोग्राम में इस वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि अमली तौर पर हमें हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, ऐसे में अब हम ये देख रहे हैं कि एक और रेन इमरजेंसी का सिलसिला आने वाले वक्तों में भी होगा। जैसे कि इस वक्त सूरत हाल हमें नजर आ रही है, सैलाबी सूरत हाल है, ऐसे में पानी को किस तरीके से बचाया जाएगा, किस तरीके से आने वाले वक्तों में, क्योंकि पूरा साल हम यही सुनते आते हैं, देखते आते हैं कि जी खास करके पूरे कराची का पानी जो है वो रोक लिया जाता है। ऐसे में हब कैनाल का एक जानिब मामला नजर आ रहा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करके फीते काटे जाते हैं, तो क्या ऐसे में अमली तौर पर क्या वो प्रोजेक्ट या वो मंसूबे जो है वो अपनी हतमी शक्ल पर मौजूद हैं, या अगर हतमी शक्ल पर मौजूद होने की बात भी की जाए तो क्या उसके ऊपर कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू होगी। लेकिन इसके साथ साथ मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने प्रेस ब्रीफिंग भी दी है और उनका यही कहना था कि हर जगह पहुंचकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अब हर जगह पहुंच के किस तरह करें, इसकी एक बड़ा सवाली निशान है, इसलिए फोल्डर्स को बैठकर फैसला करने की भी जरूरत है। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि वजीर आला ने अहकाम जारी किए थे कि सबको मिलकर काम करना है और इसके साथ साथ सियासी अदाकार अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। तो हम वही चाहते हैं कि आप अपना काम करते रहें और करके लोगों को दिखाएं, लेकिन कोशिश करें कि काम ऐसा हो कि जो आवाम की नजरों से होता हुआ गुजरे और आवाम बोले कि वाकई में आपने कोई काम किया है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके नसीर अहमद साहब, एमपी हैं एमक्यूएम से, इन सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ सलीम सिचवानी साहब मौजूद है, तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। सर, किस तरीके से देखते हैं, गुज़श्ता हमने सारी सूरत हाल देखी, मेरे बचपन से लेके अब तक का जो टाइम गुजर रहा है मैं ये देखते हुए आया हूँ कि हमने सिर्फ ये देखा कि कराची बनता हुआ दिख रहा है लेकिन बना नहीं अभी तक। सर हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि कराची में समझता हूँ कि इस वक्त जो हालत है वो पूरी कराची क्या पूरी दुनिया देख रही है, इसको किस तरह बदतरीन हालत में गुजर रही है और इससे बुरा दौर नहीं देख सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालत है कि पानी की प्रोडक्शन या बारिश की प्रोडक्शन आज की नहीं थी और काफ़ी अरसे से थी, लेकिन हुकूमत सिंध ने इस पर क्या इकदाम किए वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की सूरत में नज़र आया, हमारे को अमली जामा पहनाते हुए कहीं नज़र नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जो लोग एहसास महरूमी का शिकार हैं उनके साथ यानी ज्यादती ना हो। जो इतना अरबों रुपए का फंड मुख्तस किया है तो लगता कहाँ है, ये मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन की नज़र होता है। मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो हालत जो पूरे कराची की है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत सिंध पे आती है। अगर मेयर कराची की बात करते हैं तो अब आपने देखा होगा कल हब कैनाल के ऊपर जो अफ्ताह हुआ था 13 अगस्त के दिन, आपने शायद देखा भी होगा, वो कल एक छोटी सी बारिश ने उसका पूरा सत्यानाश कर दिया। कल ही खुल गई उनकी जो कारकर्दगी की। मैं समझता हूँ कि कल मैं खुद वहाँ मौजूद था। अब वहाँ पे ऐसा है कि मेयर कराची साहब ने बड़े आसानी से स्टेटमेंट दे दिया कि 20 मीटर का सिर्फ टुकड़ा है जो डैमेज हुआ है। मैं खुद वहाँ मौजूद था, कम से कम 700-800 फीट का जो टुकड़ा वो डैमेज हो गया। अब देखें वहाँ जाके, मैं कहता हूँ कैमरे की आंख तो देखती है ना, सच्चाई तो बताएगी। वहाँ पे ये हालत थी कि वहाँ पे जो उन्होंने काम किया गया इस कदर लो कॉस्ट काम किया गया कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन ही नहीं किया। आप यकीन करेंगे वहाँ पे मैं समझता हूँ बालू मिट्टी के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे खाली उन्होंने सीमेंट के फर्श डाल दिया गया, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। पानी का भाव आपको पता है कितना तेज होता है। वो कहाँ सरिये की अगर मिकदार देखी है तो वो 3 सूत के सरिये डले हुए थे। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई, इसको मैंने वायरल भी किया। यानी कि मैं ये समझता हूँ जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी जिम्मेदारी थी, जो वाटर बोर्ड का अमला था उनकी गफलत की वजह से एक बहुत बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, सिंध हुकूमत के पैसे लगाए थे, वो उनके जाती पैसे नहीं थे, ये आवाम की टैक्सों का बजट का पैसा था जो उन्होंने वहाँ पे सत्यानाश कर दिया इसका। और तमाम तर जिम्मेदारी इसकी हुकूमत सिंध के ऊपर आती है, मेयर कराची के ऊपर, वज़ीर के ऊपर आती है। मैं कहता हूँ उनके खिलाफ तहकीकात कराई जाए, जो इस अमर में इसमें जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक हम इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे इसी तरह कराची रुलता रहेगा और आवाम पिसती रहेगी। भाई
अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन है जो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट की सूरत में हम देख रहे होते हैं। जब इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे में करप्शन का बाजार तो गर्म होता है, लेकिन इस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए इसका फॉरेंसिक करवाना चाहिए। ऐसे में हम आवाम, मेरे ख्याल से जो मुतासिर हुई है, उनका यही कहना है, मैं उन्हीं की बात को आगे लेके जाऊंगा कि वही कहते हैं कि जी फॉरेंसिक करवाया जाए ताकि मुकम्मल तहकीकात के जरिए पता चल सके कि करप्शन कहां से हुई है, कहां तक जाएगी। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलीम सिंजरानी साहब। सलीम सिंजरानी साहब, जाहिर है करप्शन की बात की गई है, बताया जा रहा है जिस तरीके से नसीर साहब ने कहा कि जी करप्शन का बाजार गर्म है। हम देखते हैं करप्शन का बाजार तो गर्म होता हुआ नजर आया। 17 साल से हुक्मरानी पूरे सिंध के अंदर हम देखते हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी की, लेकिन ऐसे में उनका ये कहना है कि जो 3 साल का टेन्योर पीरियड या 3.5 साल का टेन्योर पीरियड आपकी तौर हुकूमत का गुजरा है, सारी करप्शन उसमें हुई जिसकी वजह से आज हम सभी भुगत रहे हैं। सही कह रहे हैं क्या वो? देखिए, ये बड़ा अफसोस और दुख होता है जब इस तरह की अहमखाना बातें सुनते हैं और अहमखाना बातों का जिक्र करते हुए शर्म आती है कि जिनको नाहलियत की जो इंतहा को पहुंचे हैं वो आज हुकूमतों में बैठे हुए हैं। अब आप देखें इसको, करप्शन का जो बाजार आप कह रहे हैं, करप्शन के लिए जो आप बात कर रहे हैं, तो ये 3.5 साल दौर हुकूमत में जब खान साहब ने अपना इक़्तिदार छोड़ा, तो वो खान साहब ने जब इक़्तिदार छोड़ा तो कौमी खजाने में 18 अरब डॉलर पड़े हुए थे और एक 129 डॉलर बैरल मिलने वाला तेल कौम को 150 रुपये में दिया जाता। आज 60 रुपये 65 रुपये बैरल मिलने वाला तेल कौम को 200-350 रुपये में दिया जा रहा है। कौम ने सारे खान साहब के दौर के एंड तक 43,000 अरब की मखरूज थी और आज इन्होंने 3 साल के अंदर रिकॉर्ड तौर 78,000 अरब के कर्जे जात में कौम को डुबो दिया है। कहाँ 72-73 साल और कहाँ 3 साल। उस दौर के अंदर में इन्होंने 37,000 अरब रुपए इन्होंने कर्जा लिया है। अब आप बताइए 18,000 अरब डॉलर कहाँ गए, फिर ये 37,000 अरब रुपये जो उन्होंने कर्जा लिया वो कहाँ गया। पेट्रोलियम की मद में जो उन्होंने 150 से 275 रुपये किया वो पैसा कहाँ गया। गैस की मद में जो उन्होंने इजाफे किए वो पैसा कहाँ गया। बिजली की मद में जो इजाफे किए वो पैसा कहाँ गया। कौम को ये ही तबाह करने के लिए है, क्योंकि ये इंटरनेशनल साजिश है पाकिस्तान और शहर कराची को तबाह करने की। कराची जो है पाकिस्तान का हब है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी मादनियत से नवाजा कि आज ये औने पौने दामों में एक गैर मुंतखब हुकूमत, एक नाजायज हुकूमत जो है वो औने पौने दामों में पाकिस्तान की जो मादनियत बेचने जा रही है और कौम आज खामोश बैठी हुई है। आप बताएं, चोरों से आप क्या उम्मीद करोगे? क्या वो पाकिस्तानी मफाद में ये काम करेंगे? आज से इससे पहले आपने प्रोग्राम देखा होगा अरशद शरीफ का, जो एवार पे उन्होंने बैठे थे, उन्होंने एक बलूचिस्तान की 1 या 2 कानों का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि इतने लाख टन तांबा गया जिसके अंदर 1% सोना होता है। इस हिसाब से इतने 1000 या लाख टन उन्होंने बताया कि ये जो है ना इसके अंदर सोना बनता है, जो ये गया जो पाकिस्तान को कौम को नहीं मिला है। क्यों कि उन्होंने बिगर अकाउंटेबिलिटी के यहाँ से मादनियात वहां बेची और वहां से उन लोगों ने गायब के अपने कमीशन के लिए। सर एक मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अब 6,000 अरब डॉलर की उन्होंने सिर्फ एक मत के अंदर करप्शन की थी और आज सोने का दाम जिस हिसाब से है उस हिसाब से ये 18,000 से 20,000 अरब डॉलर जो है पाकिस्तानी कौम का नुकसान किया है इन लोगों ने। अब आप बताएं कि जहां ये इतने हाई लेवल की ताकतवर हल्कों में करप्शन होगी, वो ताकतवर पाकिस्तानी कौम का सोचने के बाद अपनी जात का सोचेंगे तो आप बताएं पाकिस्तानी किस तरह तरक्की करेगा। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी तो है, मगर नंबर 1 असला उसको कब मैसर आएगा। और पाकिस्तानी जो कौम है जो रिश्वत और सतानी में जो गर्क हो रही है वो उसको किस तरह बचाया जाएगा। जब आपको जहां आपकी जरूरत है 50 रुपए की, वहां पे आपको 200 रुपए मजदूरी मिल रही है, तो आप करप्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। बिल्कुल, मगर यहाँ तो 200 रुपए का खर्चा और 50 रुपए दिए जा रहे होते मजदूर को, तो किस तरीके से होगा। फिर नीचे से लेकर ऊपर से करप्शन जानबूझ के फैलाई जा रही है, जानबूझ के शहर को और मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है और हम सब खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और जैसे कि असासों की बंदर बाट का ये मामला सामने आ रहा है, जैसे में इस वक्त सलीम सिंजवानी साहब ने बड़ी गहरी नजर के साथ, बड़ी गहरी सोच और विचार के बाद इस हम नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि किसी भी इदारे को हम उठा के देखें, सिर्फ और सिर्फ हमें बंदर बाट होती हुई नजर आ रही है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज।
वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शहरी कराची के हवाले से, वही सूबा सिंध की अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं बहुत ही अबतर नज़र आ रही है। ऐसे में ज़रा इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, वहीं किसानों के हवाले से बातचीत की जा रही है। ऐसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली के बिल माफ़ कर देने चाहिए और ऐसे में जो किसान हैं उनको खाद और बीज प्रोवाइड किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब सब जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है तो ऐसे में खाद और बीज प्रोवाइड करना ये कौन सा एक अमल है, इसके ऊपर जरूर गुफ्तगू रहेगी। इस वक्त नसीर साहब हमारे समझ, नसीर अहमद साहब, जाहिर एक जगह हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट आता है कि माली मजबूरियों के बाइस बल्दियाती इदारे तरक्याती मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल करने से खासिर हैं। लेकिन दूसरी जानिब शहरियों का एक शिकवा सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम टैक्स तो देते हैं लेकिन टैक्स सही तरीके से इस्तेमाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जो स्टेटमेंट दी जाती है कि माली बाज़ाब्तियाँ होती हैं, कि जितने भी टेंडर होते हैं इनको हर साल डिले किया जाता है। ये बहुत बड़ा है कि मैं समझता हूँ कि गोरख धंधा है, हर साल इसके रेट इंक्रीज होते हैं। वो करप्शन का एक नया बाजार गर्म हो जाता है। दरअसल जो रेट उस वक्त उनको कोट किए थे, जो कोटेशन तैयार होती हैं उस वक्त उनको टाइम फ्रेम पे पूरा नहीं होता। जब नेक्स्ट ईयर जब उनका बजट सेशन उनका होता है, उनको जब अप्रूव होते हैं वो रेट, आप मिसाल के तौर पे अगर इस टाइम पे अगर सीमेंट की बोरी 1200 रुपये की, वो पहुंच जाती है 1500-1800 रुपये पे, तो 600 की समझो ऑलरेडी उन्होंने करप्शन कर ली है। अच्छा, उस 1200 में भी इनके अपने कमीशन एजेंट बैठे होते हैं, जो सरकारी बाबू जिसको कहा जाता है। मैं कहता हूँ ये इतना बड़ा एक मनज़्ज़म कारोबार है कि इसमें मुझे बताएं कि कौन सा ऐसे प्रोजेक्ट, अगर सिंध के बात करूं या कराची की बात करूं, जो मेगा प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुंच चुके हैं। एमकेएम बहैसियत पार्लियामेंटेरियन हर जगह पे इस बात पे आवाज़ उठाई गई है कि कितने भी प्रोजेक्ट 2012 के, 2009 के, 2008 के आज तक वो पेंडिंग में पड़े हैं। क्यों? वजह क्या है? कि पैसे नहीं है, अरबों रुपए पैसे हैं, कहाँ लगे? कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें। मैं कहता हूँ कि कराची के अंदर जो उन्होंने पाए तकमील तक पहुँचाया हो, वही एक इनका एक रोना होता है कि भाई हम इस पर काम कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। आज भी मैं कहता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी इनकी तारीख उठा के देख लिया, कोई एक दो प्रोजेक्ट जो है अपाए तकमील तक नहीं पहुंचे। इसकी वजह यही है ना कि जब एक चीज काम उतरते ही नहीं ग्राउंड पे, जब उनके वहाँ पे फैसिलिटी बनती है, उनके वहाँ पे कोटेशन तैयार होते हैं, उनके वहाँ पे पास होकर बिल पास हो जाते हैं, लेकिन काम ग्राउंड के ऊपर कहीं नजर नहीं आता। मुझे बता दें कराची के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, बीआरटी को देख लें, आज तक मुकम्मल हुआ। कराची के अंदर मैं कहता हूँ इस टाइम पे 1500 बसेस कराची में आनी चाहिए थी, अभी तक 300 आई हैं। ये देखें वर्ल्ड बैंक का ये खुद सर्वे। मैं कहता हूँ उस वक्त जो उनकी नाअहली की वजह से आज वो कहाँ पे पहुँच गया, उसका जो बजट रेट था वो उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। मैं ये समझता हूँ इसमें सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। करप्शन ज़्यादा ये बजट रहा है हर साल की तरह, और अपने इन्होंने जेबें गर्म किया, कराची के अवाम को इन्होंने सहूलत फराहम नहीं की। ठीक है सर, दूसरे जाने तो ये भी देख रहे हैं अवाम का बड़ा एक और शिकवा सामने आता है, आप लोगों के साथ भी शिकवा है क्योंकि आप अपोजिशन में मौजूद हैं और आप भी नुमाइंदगी ही कर रहे हैं अपनी जमात की, साथ में ज़ाहिर शहर कराची की भी नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में मनसूबा साजी की बात हो या तरक्याती मंसूबों की बातें करें, इस पे तो हम देखते हैं कि आप लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ऐसे में जब तनख्वाहों का मामला आया तो आप लोग भी खामोश रहे, आप लोगों ने भी करारदाद मंजूर कर लिया। ऐसे में आप लोगों को शहरियों का ख्याल नहीं आया कि ये जो ज़्यादा पैसे या 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख की तनख्वाह जब 5 लाख पर जा रही है तो ऐसे में ये फंड्स की मद में जाने चाहिए ताकि कराची के लिए काम हो। तो इसके लिए आप लोगों ने सोचा कुछ? बिल्कुल है। ऐसे मैं आपकी बात करूँ, हमने तो किसी भी सतह पे तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं की। हम तो ये बात की है कि जो नहीं, आप मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन, हम थे उसमें, हमने दीगर सूबों की तरह जिनकी जितनी तनख्वाहें थी उनके बराबर होने की सिफारिश की थी। मुझे पता है तनख्वाहें तो वहाँ बढ़ाई जाती हैं जहाँ पे मैं कहता हूँ मसावी अमल हो। भाई सूबा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, सूबा सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आप देखें बलूचिस्तान की कब बढ़ी है, पंजाब की कब बढ़ी है, बलूचिस्तान की कब बढ़ी है, हर सतह पे उनकी तनख्वाहें उनकी बढ़ी हैं। हमने बराबर की दरख्वास्त की है। देखिए ये चीज़ तो वक्त की जरूरत है ना। देखिए मिसाल के तौर पर हमारी तनख्वाह 1,40,000 है, 1,44,000 है। लेकिन हम ये देखते हैं परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर अगर एनालाइज करें तो हमें तो परफॉर्मेंस, जैसे भी आपने बताया कि जी सिंध हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो सिफर है, ऐसे में तो तनख्वाहें घट जानी चाहिए थी। नहीं, मुझे एक बात बताया ना, अगर हम अपना काम ईमानदारी ना करें तो आप हमसे गिला करें। हमने तो हर फॉर्म के ऊपर अपनी आवाज़ उठाई है, जहाँ पे इनकी नेगलेसी हुई, जहाँ पे करप्शन हुई, हमने उसकी आवाज़ भी उठाई है हर सतह पे। मैं तो कहता हूँ हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हम तो अपने हल्कों में भी खड़े होते हैं जहाँ पे करप्शन होती है, हमको आवाज़ उठा के बरीज जमा होना बहुत आसान होता है। नहीं तो आप देखें ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है, मुझे बताया ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा? हम तो पिछली सीटों पर बैठे ना, जो इख्तिदार में बैठे हुए उनसे हम सवाल करेंगे ना। अपोजिशन का काम क्या है? भाई आप ये काम गलत करें, हम उसकी आवाज उठाएंगे, हम उसमें हरस डालेंगे और कर रहे हैं अपना काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपका मौक़िफ़ तो सामने आया, सलीम संजवानी साहब से भी इसी पे गुफ्तगू करेंगे। सलीम साहब, ओपोजिशन में अब आप तो खैर अगर हम वैसे बात करें नेशनल असेंबली की भी, तो ओपोजिशन की जो सीट है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पीटीआई बिल्कुल एक साइड पर नजर आती है। ऐसे में अगर आप सिंध में होते या सिंध में पीटीआई की ओपोजिशन में जमात होती तो क्या ऐसे में ये तमाम मामला पे आप नजरसानी करते? क्या आप लोग इसके लिए भरपूर आवाज उठाते? देखिए जी,
22 अरब डॉलर की जो है वो मरातें जो ली जा रही हैं तकरीबन। पहले ये इनके दौर के आने 3.5 साल दौर आने से पहले ये थी 18.3 अरब डॉलर की। इसको उन्होंने 22 अरब डॉलर की मरातों में तब्दील कर दिया है। ये तनख्वाहें जो हैं ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जो अरबों का बजट दिया जाता है MNS MPS को, मिनिस्टर्स को, और हमारे CM साहब मोहतरम जिनका 1141 अरब रुपए का जो है उनको इनके वाजे एक शख्स के हाथ में है इख्तियार के वो कहाँ पे इस्तेमाल करता है। 1141 अरब। अब आप बताएं कि जब इतने पैसे होने के बावजूद तो आज कराची ही नहीं बल्कि पूरा सूबा सिंध चकाचौंध की तरह चमकना चाहिए। अब ये पैसे कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंटों में मुंतकिल होते हैं, उस जैसी इन्वेस्टिगेशन करने वाले 15 जो सहाफ़ी जो है वैसे शहीद हो चुके हैं सिंध के अंदर भी, और दीगर सूबों में भी ये सूरत हाल रही है। और अरशद शरीफ की मिसाल आपके सामने है, जिन्होंने नवाब शरीफ की करप्शन जाहिर की थी कि कौन कौन से अकाउंट से मुंतकिल होते हुए गई थी। तो ज़रूरत इस समय की है कि जब हमारे पर जाली हुक्मरान मुसलत होंगे फॉर्म 47 के और हम इनसे खैर की तवक्का चाहेंगे तो ये मेरे ख्याल से हमारी खाम ख्याली ही रहेगी, हमें सिवाय तबाही के और कुछ नहीं मिलना। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब ये देख रहे हैं कि हम ये भी एक बात सुनने में आई है और बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड है कि समंदर पानी लेने से इनकार कर रहा है। एक ये बात, दूसरी बात ये कुदरती आफात आपके सामने, हम इससे नमर्द आसमां हो ही नहीं रहे और समंदर भी पानी नहीं ले रहा। सर क्या कहेंगे? लेकिन पानी के स्टोरेज होने चाहिए थे, पानी के लिए नहीं, समंदर पानी नहीं ले रहा। इस बात को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए, मुझे समझ नहीं आया कि समंदर पानी क्यों नहीं ले रहा। देखिए अब ये चीज मैंने इसको पढ़ा नहीं है साइंसी लेवल, मगर मैं आपको अपना एक अंदाजा बताता हूँ। लेकिन समुंदर और ये एक जगह पे मिलते हैं दरिया, तो जब मिलते हैं तो एक टाइम था कि ये समुद्र जो है आगे बढ़ता जा रहा था और दरिया पीछे होता जा रहा था, जिससे हमारी लाखों एकड़ जमीन जो बंजर भी हो चुकी थी, जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ठीक। और अब जो है ना ये हो रहा है कि वहां से दरिया का पानी ज्यादा आया है तो समुद्र मेरे ख्याल से थोड़ा सा पीछे हुआ है और वो एक लेवल से हद तक आगे नहीं जा रहा। मगर हमने दरिया चल रही है अभी भी सर। हाँ, मगर हम मसला ये नहीं है कि समुद्र ले रहा है, नहीं, मसला ये है कि हमने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया। हमने किसानों को पानी पहुंचाने के लिए ये भी दिया कि 14वीं का चांद है, 13वीं की रात, ये बच्चों वाली बात है। और ऐसे में समंदर पानी नहीं खींचता, तो ये कौन सी फिलॉसफी थी सर? दुनिया के हर मुल्क ने हजारों डैम्स अपने मुल्क के अंदर बनाए हुए हैं और यहाँ पे 10 डैमों की तामीर के ऊपर जो काम शुरू किया गया था उसको भी बंद करके ये बैठ गए। तो आप बताएं जो ऐसे नाहल और अवाम दुश्मन हुक्मरान होंगे तो आप कैसे मुल्क आगे जाएगा। वो अगर ये 10 डैमों की तामीर पे उन्होंने काम मुकम्मल करवा दिया होता, जल्दी मुकम्मल करवा दिया होता तो कई इलाके बचाए जा सकते थे। डैम्स की बात आ रही है, जाने बचाई जा सकती थी, लोगों की अरबों की इमलाक बचाई जा सकती थी। सर डैम्स के मामला आ गए ना, इन दी एंड सोल्यूशन हमें नजर आ रहा है कि हमें डैम्स बनाने चाहिए। कालाबाग डैम की तो हम कब से बातें सुनते हुए आ रहे हैं, देखिए बना सर? एक कालाबाग डैम नहीं है जी, नीले पीले हरे, आप कालाबाग पे इकलाबाग नीले पीले हरे ब्राउन दूसरे डैम बना है और 10 इसी बात को मद्देनजर रखते हुए खान साहब ने 10 डैमों की तामीर के ऊपर काम शुरू किया। डैम के लिए तो काम करने की बात, बादशाह डैम इन 10 डैमों में शामिल है। ठीक, बादशाह दयामेर बेर और दूसरे डैम इसमें शामिल है। मैं एक तो बात इसमें ऐड करना चाहता हूं। वो डैम्स जो है उसके ऊपर तामीर के ऊपर जो उन्होंने काम रोका है और 10 महीने पहले इनको इन्फॉर्म किया गया था कि ये सूरत पैदा होनी है, मौसमाती तब्दीलियों की वजह से सैलाब आना है, बारिशें होनी है, मगर उन्होंने क्या इकदाम किए? कोई इकदाम नहीं किए। और अब आके 14वीं का चांद देख रहे हैं और समुद्र और दरिया के पानी की बातें कर रहे हैं, तो ये सिवा कौम को बहलाने के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि वक्त की जरूरत है डैम बनाना, वक्त की जरूरत है। अगर कुछ चंद लोग ऐसे अनासर हैं जो इसके खिलाफ है, मैं ये समझता हूँ कि रियासत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो चाहे तो बनवा सकते हैं और मैं कहना होना चाहिए ताकि स्टोरेज भी हो जाएगी और जो इस तरह के नुकसान हैं उससे हम बच जाएंगे। नंबर बात, जैसे अभी सलीम भाई हमारे हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं और बड़े जज्बाती हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, बींग पार्लियामेंटेरियन MQM पाकिस्तान अपनी जो हुकूमत के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं और जिनके कारनामे उनको भी गिनाते हैं और जो उनकी कोताही उनको भी याद दिलाते हैं। गुज़िश्ता 3.5 साल में जो बानी PTI उन्होंने वक्त गुजारा, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कराची के लिए क्या किया। सिर्फ और सिर्फ मेरा इनसे सवाल है कि कराची के अंदर वो उन्होंने कदम कितनी दफ़ा रखा है कि जो आज के कराची खैरख्वाह बनते हैं, उन्होंने कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लेके आए, कोई ऐसी तरक्याती बजट उन्होंने वहाँ मुख्तस किए जो उनको इम्प्लीमेंट कराया। कोई एक आध बजट बता दें ताकि हम अपनी कराची के अवाम मुतमिन कर सके। इन्होंने अपने काम के ऊपर फॉलो अप लिया और उस काम को पाए तकमील बचाया। सिर्फ लफ्जी बातें हुई हैं और कुछ भी नहीं। कराची को उस वक्त भी नजरअंदाज किया है।
मैं कह रहा हूं अगर बना है कराची तो मुस्तफा कमाल भाई के दौर के अंदर बना है, उसके बाद आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ। जो 14 बेहतरीन मुल्कों में शुमार होता था, आज कराची मैं कहता हूं दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शुमार होने वाला कराची हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है? जो बरसर पीपल्स पार्टी है। उससे पहले अगर 3.5 साल का ड्यूरेशन देखा जो पीटीआई ने गुजारा, उसने कराची के लिए क्या किया। अच्छा, मुस्तफा कमाल की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली विफाक में वो मौजूद हैं, अब सेहत के शोबे से वो वाबस्ता हैं, बिल्कुल काम अच्छे करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से आपने कहा कि काबिल तारीफ है कराची के लिए काम हुआ, K4 मंसूबे पे अभी तक नजरसानी नहीं की गई है। विफाक की जानिब से हमेशा वादे किए जाते हैं, अब जब वो विफाक में खुद मौजूद है तो क्या वो कराची के लिए ये दिल नहीं रखते कि कराची के आवाम के लिए जो है वो ये बात कर सके कि K4 के मंसूबे मैं ये समझता हूँ तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। मैं ये समझता हूँ जितना K4 के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान आवाज उठा रही है, और इसके लिए अभी 5 अरब रुपए मुख्तस भी किए, रिलीज भी होने वाले इंशाल्लाह। और ये इस वक्त सर 5 अरब रुपए पूरे लगेंगे, बात तो ये इंशाल्लाह। देखिए अगर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अभी हमारे जब बजट भी रिलीज नहीं हुए थे, हमारे जब मीटिंग्स हुई थी हमारे, उस दौरान में भी हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, फारूक सत्तार भाई और मुस्तफा कमाल भाई हैं, इस चीज़ पे हमें यकीन ये बात कराई गई थी कि अगर हमारे पास फंड आता है इंशाल्लाह तो हमने एक एक पैसा अपने अवाम पे खर्च करना है। हमने जो कॉन्ट्रैक्टर भी होंगे ना, हमने उनसे चाय नहीं पीनी, हमने उनको चाय पिलानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पता होगा 15-16 सर चाय पिलाने वाली बात ना करें, चाय नहीं पिलाने बिल्कुल, वाली बात देखिए मैं लिटरली सच बोल रहा हूं, अलग ज़ुमरे में जाती है। नहीं देखिए बातों में तो चाय का बात नहीं समझा, बात देखो मुझे बात पूरी करने दें। मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स इस बात को कह रहा है कि वो किसी वजह से कह रहा है ना, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का चेक एंड बैलेंस है। ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये पीटीआई नहीं है, ये एमक्यूएम है। इस पे हमारे पर एक एक चीज का हिसाब किताब है, हम दिन में क्या काम करते हैं, हमने किस इदारे से रब्ता किया, हमें उनका जवाब देना पड़ता है। ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अभी आ रहे हैं ना 15 अरब आ गए हमारे पास, आज से हमारे काम शुरू, बल्कि 2 दिन से काम हमारे स्टार्ट हो गए। जहां हमें जरूरत पड़ रही है वहां पे काम स्टार्ट हो गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह का काम कर रहे हैं अभी जैसे अभी मैं अगर अपनी बात करूं, कसबा के सेक्टर के अंदर हमारा ST4 के ऊपर पार्क बनने तैयार शुरू हो गया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसके 2 दिन हो गए, वहां पे डिमोलिशिंग शुरू हो गई, इंशाल्लाह इस पे काम शुरू है हमारा। मैं अपनी अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं मैं, ठीक है। इस वक्त पीपल्स पार्टी से सरदार नजाकत में ज्वाइन किया, सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सरदार साहब, जाहिर ये तमाम तो सूरत हाल सबके सामने ही शहर कराची की, और अब हम देख रहे हैं कि शहर कराची को शहर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो बड़ा दिल दुखता हुआ जो है ना अवाम का ये तासुर है। वो कहते हैं यार शहर क्यों कह रहे हैं, हर जगह तो पानी पानी है। सर क्या कहेंगे? देखिए ये थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं आप, अगर इस तरह की बात करेंगे जी। सर अवाम का तासुर है सर, हमारा नहीं है, अवाम कहती है। या तो फिर मुझे बात करने दें या आप ही कर लें। जी सरदार साहब। देखें, मलीर नदी ओवरफ्लो हुई है और लियारी नदी ओवरफ्लो हुई है, ये सबको पता है। इस अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात थे, लेकिन शहर के अंदर जो भी सड़कें थी सारी मोटरेबल थी, सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, और 2 घंटे के अंदर अंदर कराची की सड़कें साफ हुई हैं, पानी क्लियर हुआ है। लेकिन देखें, अगर आप इस सिचुएशन को अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि पूरा पंजाब देखें जिस तरह सैलाब से डूबा, जिस तरह लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उससे तो 1000 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की सिचुएशन हुई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि लियारी नदी की वजह से और मलीर नदी की वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उसमें भी आप ये इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हमारे CM सिंध मुराद अली शाह साहब, वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा वाद साहब, सारे लोग सड़कों पे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़े नुकसान से हम लोग बचे। लेकिन शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारी सड़कें मोटरेबल थी और कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। लेकिन पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए तो मेरे ख्याल में कोई भी किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन कहीं भी बारिश होती है पूरी दुनिया के अंदर तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो होते हैं, लेकिन शहर के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कह सकते आप। सर शहर में जो ये प्रॉब्लम हो, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें 12 हलाकतें हो गई। नहीं देखें, हलाकतें तो डिफरेंट KESC की नेग्लिजेशन से हुई है, और बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। इन दी एंड तो हुकूमत आपकी है, हम इल्जाम तराशी तो कर ही नहीं रहे कि इसकी वजह से हुई या उसकी वजह से। जाहिर है आप खुद जानते हैं कि तमाम तर सूरत हाल में 15 से 20 दिन पहले रेन इमरजेंसी के हवाले से भी और सैलाबी सूरत हाल से नंबर आजमा होने के लिए रेड फ्लैग हर जगह पर मौजूद थे। ऐसे में आखिरी वक्तों पे आके टीम का ग्राउंड पे उतर जाना और उसके बाद देखना कि जी अच्छा पानी इतना भर गया है, या यहाँ से शूट कर लिया या वहां से शूट कर लिया, क्या यही कारकर्दगी है?
हिस्ट्री में पहली दफा लियारी नदी इतना ज्यादा बिखरी है और मलीर नदी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हलाकतें भी हुई हैं और नुकसानात भी हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध गवर्नमेंट को हिदायत की है कि जो भी नुकसानात हुए उनके इजाले के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज का मैं आपको बता दूं जी कि इसमें किसी तरह की सिंध गवर्नमेंट की कोई नेग्लिजेंसी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पानी लियारी नदी में और मलीर नदी में आया, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हुए। डेफिनेटली आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल थी और सारी सड़कें मोटरेबल थी। बाकी जो पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए हैं तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो जो करते रहे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जानब हम देखते हैं कराची में बारिशों के स्पेल की बात हम करें, तरक्याती कामों में मजीद ताखीर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में तरक्याती खर्चात में मजीद कई गुना इजाफा नहीं हो जाएगा सर? अब बहुत शुक्रिया सरदार नजाकत, अपना इस वक्त हमें मौक़िफ़ दे रहे थे। लेकिन ये मौक़िफ़ देते हुए हमें ऐसा लगता है कि खास करके जब अल्फाज ना हो, जब आप सवालात के जवाब देने से खास है ना, जब आपको अपनी परफॉर्मेंस पे डाउट हो, तो फिर इस तरह की सूरत हाल होती है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें, देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि किस दलेरी से आगे झूठ बोल देते हैं। क्या आप नहीं समझते कि दुनिया नहीं देख रही क्या? कराची का बच्चा जानता है कि क्या हो रहा है। ये बात बता रहे हैं कि कहीं पानी जमा नहीं था। कल की रात की बात है, 2 मिनट चुरंगी के ऊपर इतना पानी जमा था कि वहां पे शेजोर तक उलट गई हैं। मैं कह रहा हूं मेरे हल्के के अंदर आज भी मून सिटी के अंदर पिछली बारिश का पानी अभी तक जमा है। गाजी गोड़ के अंदर पानी जमा है, मुल्ला जाम गोड़ के अंदर पानी जमा है। कहाँ है? ये सब सिर्फ वर्जी बातें, सिर्फ टिकटॉक पे आके अपने बयान दे देना। बातों से काम नहीं चलता भाई, इंप्लीमेंट होना चाहिए। हुकूमती मशीनरी कहीं नजर नहीं आई। ये सिर्फ अपने आप को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पॉइंट स्कोरिंग का नाम देके अपने आप से बरी जमा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कराची की आवाम समझ चुकी है कि किसकी कोताहियां हैं, कौन गफलत कर रहा है। ये पैसा इनको, अच्छा रेड अलर्ट की बात कर रहे हैं कि आपकी वाली बात की, क्या इनको इल्म नहीं था? इन्होंने कितने नालों की सफाई कराई मुझे बता दें? किसी नालों पे सफाई कराई? अगर इंक्रोचमेंट भी है तो इनकी सफाई करवाई है सर, ये तो मुझे बात कहाँ करें मुझे बताएं। मैं बताऊंगा। इस तरह सफाई करवाई कि गुजर नाले के पास पर एक मशीनरी आती है, फिर 6 लोग आते हैं, फिर मुर्तजा वहाब साहब आते हैं और फिर वहां पे बोलते हैं जल्दी से मशीन ऑपरेट की जाए, वही तस्वीर खींचते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इस तरह तो काम बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आप बिल्कुल गलत बात है। अरे भाई यहाँ पे तो ये हो रहा है कि जहाँ पे अगर नाले भी चौक है तो वहाँ पे अब उनका कोई होता है, स्वीपरों के पास कोई डंडा होता है, क्या नाले डंडों से साफ होते हैं? तो ये मुझे एक बात बताइए, कौन सी अनैतिक बात कर रहे हैं कि भाई हमने काम किया? कहीं काम नहीं हुआ किसी भी जगह पे। इंक्रोचमेंट के ऊपर इन्हीं के बलदियात के लोग बैठे हुए ना, क्यों नहीं इंक्रोचमेंट करते? अच्छा, बड़ी बड़ी मशीनरी के फंड्स दिए जाते हैं, ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पे मशीनरी आती है, क्योंकि कोई भी किसी भी किस्म की, हम गुज़िश्ता हालात में मुख्तलिफ हादसात देखें जहां मैं हमेशा से कहता हूँ कि बातों से कुछ नहीं होता, हर एक शख्स को हादसात की जरूरत है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सिचुएशन हमें नजर आई कि जब हमने लियारी में वो मुनज़्ज़म होने वाली बिल्डिंग देखी तो किस तरीके से, कितना टाइम लगा, किस तरीके से हमने देखा कि दूसरे जो रफाही इदारे हैं उनसे मदद तलब की गई। तो हमारे पास तो हम इमदाद की मुंतज़िर रहते हैं, सिर्फ हुकूमत हो या हम इस हुकूमत के साथ साथ अगर हम किसी भी दौर पे देखें तो हमने यही देखा कि मशीनरी कम है या हमारे पास माली वसाइल कम है। तो इतना फंड जाता कहाँ है सर? बिल्कुल, ये मैं ऐसी बात को रोना है ना कि अगर वहाँ पे जो बिल्डिंग मुनद्दम हुई है, वहाँ पे काफ़ी सारी जो वहाँ पे कैजुअल्टी हुई है, जो इंतकाल हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ उनके साथ भी मजाक हुआ है, उनके जज्बा के साथ खेला गया है। उस वक्त कमीशन भी बनाया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी करने की बात की गई थी। मुझे बताया कहाँ इंक्वायरी? किसी को सजा मिली? क्योंकि इनके अपने लोग मुलविस थे ना, एसबी से खुद मुलविस था, उनके डिपार्टमेंट के लोग मुलविस थे, बल्दियात के जो लोग थे वो मुलविस थे, कहीं नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि अलमिया यही है ना कि हम अगर कोई हक की बात करता है उस बात को दबा दिया जाता है। बल्कि अब तो ये मशहूर हो गया है कि जो साफी अगर सच की बात आवाज उठाता है उसके खिलाफ FIR हुई है। देखिए 27 हलाकतों का वो मामला था और उसमें FIR दर्ज की गई थी। 8 SBC के अफसरान जो कि सीनियर थे जिनको उठाया भी गया था, लेकिन उसके बाद जवाब ये बनाया गया और ये बात समाअत के बाद सामने आई थी, जमानत पे रिहा कर दिया गया। तो जाहिर 27 हलाकतें कोई बड़ी बात नहीं है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शहरी कराची में रहने वालों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हमें नजर ही नहीं आता कि कहीं से किसी भी हमारे हुक्मरानों को फिक्र हो। सर क्या कहेंगे? सर एक्चुअली हमारी मेंटेलिटी जो है मैं उसमें खुद गर्जी और खुद मतलब भी समा गई है। हम सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं, हम अपनी बोटी के लिए पूरी गाय लाल कर देते हैं। और आप देखिए भाई ने कहा कि इमरान खान साहब ने क्या किया है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कराची जो वो इंडस्ट्रियल सिटी है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यहीं पे होती है, सबसे ज़्यादा टैक्स यही शेयर देता है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ यहीं पर हैं।
22 अरब डॉलर से जो है वो एक्सपोर्ट को उन्होंने 35 अरब डॉलर तक पहुंचाया। और इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ? कराची में रहने वालों को। 45,50,000 नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट हुई। तो जाहिर सी बात है इसका ज्यादा इंडस्ट्रियां जहां पर है वहीं पर इसका ज्यादा फायदा हुआ। तो इसके अलावा आप देखें 16 रुपए यूनिट था उस टाइम के ऊपर, इसको मौजूदा गवर्नमेंट ने 80 रुपए पे पहुंचा दिया। क्या किया दूसरों ने जो उनके साथ बैठी हुई जमाते हैं, क्या किया उन्होंने कि भाई ये अवाम के ऊपर इतना जबरदस्त दबाव जो डाल रहे हो, अवाम को जो आप इतना पीसने की तैयारी कर रहे हो, अवाम का क्या हाल होगा? 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से मुल्क के पहुंच गए हैं, किसी को फिक्र नहीं, सिर्फ अपनी जात की पड़ी हुई है। फिर कहते हैं कि हम मुसलमान भी हैं। हम जब मुसलमान एक जिस्म की मानिंद होता है, हम अपने ही नहीं, अपने मुल्क के जिस्म के नहीं हुए तो बताएं गजा और फलस्तीन के हम क्या होंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने अगर इमरान खान की बात करते हैं, उन्होंने कराची के लिए तरक्याती फंड कहाँ ले गए? कौन से सड़कें बना दी, कोई पार्क बना दिया? नहीं, मुझे बात करना नहीं, मुझे आपकी बात तरक्याती फंड के जवाब पे पूरा सवाल समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कराची के लिए कौन सा ऐसा पैकेज ले गए जिसपे इम्प्लीमेंट हुआ? कोई पार्क बना दिया, कोई स्कूल बना दिया, कोई यानी कि कोई भी ऐसा तरक्याती काम जिसमें अवाम को सहूलत मिली हो? अवाम को, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। क्या अवाम नहीं है जिसको 16 रुपए यूनिट दिया जा रहा था? क्या वो अवाम नहीं है जिसको 16 रुपए यूनिट? वो पार्क बना के आप मुझे बताएं कि 80 रुपए का यूनिट, 70 रुपए का, 60 रुपए का यूनिट उन्होंने पहुंचा दिया, तो क्या वो पार्क काम आएगा अवाम को या 16 रुपए का यूनिट काम आएगा? वो सड़क काम आएगी या 16 रुपए का यूनिट काम आएगा? हम तो रोक तो यही रहे गुर्बत की लकीर से जाए हुए अवाम का, कराची में गुर्बत की लकीर से जाए हुए अवाम काम आएंगे या जो खाना खा रहे हैं अवाम वो काम आएंगे? क्या काम किया ना, बात कर रहे हैं। अच्छा बात बता अच्छा, अस्पतालों की बात की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। मैं इनको बताऊं, सिंध गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि भाई आप हेल्थ कार्ड सिंध के अंदर में शुरू करें। आधा पैसा वफाक ने देना था और आधा पैसा जो है वो सूबे ने देना था। तो ये जो रोका गया इस मंसूबे को, उस वक्त ये भी हुकूमत में बैठे हुए थे, इसके ऊपर उनको भी आवाज उठानी चाहिए थी, शोर शराबा करना चाहिए था, मुजाहरे करने चाहिए थे कि भाई आप इसको जारी करें सिंध के अवाम को। इसमें सिंध के अंदर कराची भी शामिल है, मगर ऐसी कोई सूरत नजर नहीं है। और आज भी ये खामोशी से बैठे हुए हैं। आज कहे ना हेल्थ कार्ड तो विफाक में पीटीआई के अंडर में आता है, आज वो मुकम्मल तौर पे सूबा मुकम्मल तौर पे अपनी जेब से हेल्थ कार्ड शुरू किया हुआ है, मगर 3 सूबों में ये अवाम के साथ में ज्यादती हो रही है और सब खामोश बैठे हुए। ठीक है जी, बिल्कुल ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, आज मसाइल तो हैं, क्या वसाइल हैं, क्या बरोकार इन वसाइल को लाया जाएगा, जिस तरीके से इक़दाम करने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही होती हैं, क्या वो बड़ी बड़ी बातें इस वक्त अमली तौर पर हमें नजर आ रही हैं? अमली तौर पर हम यही देख रहे हैं कि इस वक्त आम आदमी को रिलीफ फराहम करना मुमकिन से नामुमकिन हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, जमात इस्लामी सिंध का ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मोहम्मद यूसुफ साहब, शहरी कराची की अब की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने नजर आ रही है, किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कारकर्दगी अब भी बेहतर है या कारकर्दगी एक सवालिया निशान है? देखें, कराची के साथ तो जो कुछ हो रहा है खिलवाड़ वो सबके सामने है। जो मनसूबा बन रहा है वो एक ही बारिश के अंदर बह रहा है। हब केनाल जिसके से लोग उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हुए थे कि हब केनाल बनेगी और उसके नतीजे में औरंगी टाउन को, जिला गरबी को, बल्दिया को पानी मिलेगा, जिला बस्ती को पानी की सूरत हाल बेहतर होगी। वो हब केनाल तो पहले ही बारिश के अंदर जो है वो बह गई है, बल्कि टेस्टिंग के अंदर ही बह गई। इसी तरह से जो भुट्टो एक्सप्रेस वे बनी वो भी बह गई। तो कराची के साथ तो जो सलूक है पिछले 17 साल से पीपल्स पार्टी का, वो बहुत ही जालिमाना किस्म का है। और जाहिर है कि उसके ऊपर भी अगर मेयर साहब और सारी क़यादत मिलके कराची को ये बता रही हो कि जी सब ठीक है, तो सब ठीक तो नहीं है। इसलिए जो भी कारकर्दगी है मेयर साहब की भी, वो भी सबके सामने है। और सिंध हुकूमत की ने जो कराची को जिस तरह से कराची का साथ सलूक कर रहे हैं, वो जाहिर है कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। कराची एक मिनी पाकिस्तान है, कराची सनती शहर है। इस वक्त अब आप देख लें कि अभी कुछ दिन पहले न्यू कराची के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर आग लगी और वो फैक्ट्री पूरी मुनहदिम हो गई। मतलब हमारे पास तो वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम फौरी तौर पे कोई
लोगों को रिलीफ जो है फराहम कर सकें। छोटे छोटे वाक़यात बड़े नुकसान का बाइस बन जाते हैं। छोटी सी बारिश जो है पूरे कराची को जो है वो एक दरिया और सैलाब की सूरत के अंदर लेकर आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरी सिंध हुकूमत ने और अगर कहा जाए तो वफाक ने भी कराची के साथ जो कुछ किया हुआ है वो बहरहाल एक सवालिया निशान है। और अगर यही रवैया रहा तो कराची जो है वो का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ इस वक्त सलीम संजवारी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इनका ये कहना है कि पार्क्स बनाना या रोड्स बनाना उससे ज़्यादा बेहतर है कि बिजली के बिलों की कीमतों को कम करना, गैस की जो बंदिश है उसके मामलात को सुलझाना, उसकी कीमतें कम करना, ऐसे में जो आटा है या जो भी हम अजनास है उसकी कीमतों को कम करना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी के अंदर हमें रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ हमें पार्क्स के मामलात को देखना चाहिए। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? अब तो मैं क्या तबसरा करूं, मसला ये है कि बात यह है कि जिसका जो काम है वो काम उसको करना चाहिए। जिसको पार्क बनाने दायरे बल्दियाती इदारों को अपनी डोमेन में अपना काम करना है। बिजली के बिलों के अंदर कमी करनी है तो वफाक का इदारा है वो। और कराची की अगर सिर्फ बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक उसके चाहिए हो, जब चाहें उसको कम कर लें। उसके लिए पार्कों को रोक कर और सड़कों की तामीर को रोक कर ये काम तो अनलॉजिकल सी बात है। बात यह है कि जो चीज़ें जिसके डोमेन में है वो उसको करनी चाहिए। जो वफाक का काम है वो उसको अपने दायरे के अंदर करना चाहिए और बल्दियाती इदारों को जो काम करना है वो बल्दियाती इदारों के करने का काम है। ठीक है, सलीम संजवानी साहब क्या कहेंगे? देखिए, वो बात आपकी सही है, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त 12 करोड़ लोग हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमें उन लोगों को, 12 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाने के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर डोमेन में आप देख लें, बल्दियात का हो, सिंध गवर्नमेंट का हो या वफाक का हो, जिसमें करप्शन की नज़र हो रहे होते हैं पैसे, चाहे वो किसी भी तरह के हों। मगर आप देखें, अगर इसी तरीके से करप्शन में पैसे जा रहे होंगे और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जा रहे होंगे तो मुल्क में क्या तबाही आएगी। और तबाही तो आ रही है जब लोगों को खाने के लिए नहीं होगा और हम इधर पार्क में चंद लोगों के लिए पार्क बनाए, मैंने पैसे लगा रहे होंगे। और सड़कें वैसे ही कौन सी आपको शहर के अंदर बनी हुई हैं, आप मुझे बता दें। आप बता दें, पार्क के अंदर कितने पार्क जो है काबिल जिक्र पार्क है जिसमें हम बैठ के हम सुकून से चल सकते हैं या अपनी फैमिलीज को ले जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसे का ज़िया हो रहा है, पैसे लूटे जा रहे हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं और आवाम को कुछ नहीं मिल रहा है। आवाम जो है तबाही की तरफ जा रही है, आवाम गुर्बत के नीचे लकीर से नीचे जा रही है। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ साहब क्या कहेंगे? जाहिर है आवाम इस वक्त बड़ी परेशान हाल है, आवाम को क्या मशवरा देंगे ऐसी सूरत हाल में? से ये सारी अच्छी बातें जो हैं, जब पीटीआई की अपनी हुकूमत थी तो ये सारी बातें उस वक्त क्यों याद नहीं आती थी? उस वक्त याद थी इसीलिए 16 रुपए का यूनिट था, इसीलिए 16 रुपए का यूनिट था सर, इसीलिए पेट्रोल 150 रुपए का था उस वक्त, याद थी, इसीलिए ये सब चीजें थी। ठीक है, या तो आप बात कर लें, हमें कर। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ साहब आप कहिए। आपको याद देनी जरूरी थी। जी, मैं याद कर रहा हूँ, तो हुकूमतों के अंदर होते हैं तो उस वक्त तो गरीब याद नहीं आता किसी को, लेकिन जब हुकूमत में नहीं होते तो सबको गरीब याद आने लगता है। उस वक्त जो है वो नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज को भी जो है वो गरीब याद आता है जब हुकूमत में नहीं होते। इसी तरह से इनका भी यही हाल है कि जब हुकूमत में नहीं है तो इनको गरीब याद आ रहा है, और जब हुकूमत में थे तो उस वक्त जो कुछ सिचुएशन थी वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अंडे और गट्टों की बातें हो रही थी उस वक्त। तो बात ये है कि झूठ को झूठ ना माने सर, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए तस्लीम ही नहीं करेंगे, 16 रुपए यूनिट था उस वक्त। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ साहब, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक था, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे कि लाइव स्टॉक की बात की जा रही है, अब अंडे ले लें या जो भी जानवर माल मवेशी की बात कर लें, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का दौर है और ऐसी चीज़ों में मैं किसी भी जमात या किसी भी हुकूमत को तनकीद का निशाना इसमें नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट्स या टेक्नोलॉजी की मदद से हम हर हालत में अपने ज़राए मुबादला के साथ साथ हम अपने प्रॉफिट को भी जनरेट कर सकते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब, तजियाकार भी हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है, शहर कराची की आवाम जो है बिलक बिलक के तरसी हुई आवाम है, शुरू से हम देख रहे हैं। इसके साथ जो है बड़ी नाइंसाफियां की गई हैं, किसी भी दौर में उठाकर देख लें हम ये देखते हैं कि जी हादसात होते हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाता है, फिर एक्शन के बाद सब हाथ मलते रह जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कराची तो हम मेरे ख्याल में जब से ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है
मैं समझता हूँ कि तरक्याती कामों का कोई हल्का सा भी शायबा नज़र नहीं आता। सिर्फ ये मुर्तज़ा वहाब साहब बहरहाल जब से आए हैं इन्होंने कोशिशें की हैं, इनकी कुछ एफर्ट नज़र आती है, लेकिन शायद सोशल मीडिया की हद तक सबको नजर आ रही है। नहीं, अदर देन सोशल मीडिया भी मैं मानता हूँ ठीक है कि ये इन्होंने काम किया है और मैंने काफ़ी जगह पे इनका काम देखा है, पहले के मुकाबले में बेहतर है। लेकिन इनके अलावा अब इनको भी मुझे नहीं पता कि क्या इनको वसाइल मुहैया होते हैं, पूरा बजट मुहैया होता है नहीं होता है, या वो भी लोग पीछे से खा जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कराची का ये उस वक़्त तक मसला हल नहीं हो सकता जब तक, जैसे आपने सुना है कि अभी जो इंतज़ामी डिवीज़न्स बनने की बात हो रही है कि कुछ जब तक वो नहीं बनता, मैं नहीं समझता कि कराची के मसाइल हल हो सकते हैं। उसकी वजह ये कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बननी है उसका बेसिकली मरकज़ तो इंटीरियर है, लेकिन वो अलग, तो वहाँ से फ्लक्स आता है यहाँ पर और वो यहाँ पे एंजॉय करके तो ये वापस जाते हैं दुबई की तरह, यहाँ पे आते हैं, स्टे करते हैं। तो इनका कराची में मैं नहीं समझता कि इनका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज जानने के लिए उस शहर का बासी होना या उस शहर में रह के जो है वो तकालीफ को देखना, ताकि अवाम की तकालीफ का उनका अंदाजा हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया में ऐसा ही है, डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कंसेप्ट है पूरी दुनिया के अंदर, शेरिफ है ये सब। अब यहाँ पे तो आप देख लें कि किस तरह का माहौल है और कराची का पूरा डेमोग्राफी ऐसे में हम देखते हैं कि खास करके जो है वो जनरल नासिर मुनीर साहब का एक बड़ा बयान भी सामने आता है जिसमें उन्होंने सूबों को खुद मुख्तार बनाने के लिए सूबों को तकसीम का एक मामला भी मंजर यहाँ पे आता है। कुछ लोग इसे शोशा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हो ही नहीं सकता क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए असम्बली से। तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर ये सूबों की तकसीम के मामला होते हैं तो डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि जी हर शहर का अपना ही एक ना एक ऐसा नुमाइंदा मौजूद होगा जो वहीं का पला बड़ा होगा या पढ़ा लिखा होगा। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि अगर हम सूबे बनाएं तो ये अच्छा एक इकदाम होगा? इस वक्त आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर भी मेंबर रहे, गवर्नर स्टेट बैंक भी रहे, उनका बयान सामने है कि पाकिस्तान में जो ये सूबे हैं ना इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए ख़ुदकुशी के मुतरादिफ हैं, यानी सुसाइडल हैं। आप देखिए कि ये जो अलहदगी पसंदी की तहरीक होती है पूरे सूबे की बन जाती है, हालांकि पूरा सूबा उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। तो अगर इसको आप इंतज़ामी उमूर में इसको ज़्यादा आप इसको तकसीम कर देंगे तो उससे ये जो सुसाइडल इफ़ेक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। नंबर 1, एक बंदा बैठा हुआ है, अगर वो सही है तो पूरा सूबा सही है, अगर वो बंदा गलत है, करप्ट है, तो पूरे सूबे की तबाही आप समझ लें। जबकि अगर आप उसी सूबे के कई हिस्से करते हैं इंतज़ामी उमूर की तरह या तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को आप प्रोविंस बना देते हैं तो आप देखेंगे कि अगर 10 हैं उस सूबे के अंदर इंतज़ामी यूनिट्स तो उसमें से कम 6 या 7 तो चलेंगे। बहुत ही परसेंटेज आप गिरा दें तो चलो 4 तो चलेंगे, 6 नहीं चलेंगे। तो हल्के हल्के इस तरह तमाम इलाके भी ऊपर रहेंगे। अब आप देखें कि पूरे सिंध के अंदर एक ही शहर है जो डेवलप हो रहा है, देखा जाए तो हैदराबाद को देख लें, वो भी उसी हाल में, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एक ऑटोबान रोड बना दी तो आज उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। कराची में एक वो भुट्टो शाहरा भुट्टो बना दी तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो भी अभी पूरी नहीं बनी, छोटे छोटे पोर्शन। हाँ, वो बह भी गई, सुना है जैसे बता रहे हैं मेरे। तो यहाँ हर चीज़ ही बह जाएगी सर, ये जब तक करप्शन कम। और मैं समझता हूँ कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत मुमकिन है अगर ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है ये चाहे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। ये सब कहने की बातें होती हैं कि कौमी असम्बली से 2/3, 1/3, 4/3, 10/3, ये जिस वक्त जरूरत मंजूर हो गई ऐसे ये भी मंजूर हो जाए। जब होना लोगों को इधर उधर करके मंजूर भी शायद ये भी मंजूर हो जाए। जब होना होगा तो ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये हो जाएगा, ये मसला नहीं। मतलब सिर्फ फैसला जब भी हो जाएगा और के समझने के इक़्तिदार में नहीं, फैसला देखिए ऐसा नहीं होता, ये मिलके ही होता है फैसला। जाहिर है कि अकेले के इंडिविजुअल का तो फैसला नहीं हो सकता, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर चाहें तो ये एक दफ़ा के तौर पर कर लें तो बहुत अच्छा है। ये खुदकुशी के मुतरादिफ है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कि उन्होंने कहा है कि आप देखें कि ये एक सूबे की पूरी जो है ना, ये अभी BLA चल रही तो पूरे बलूचिस्तान की तहरीक लग रही है कि जी बलूचिस्तान में तहरीक चल, बलूचिस्तान के साउथ के अंदर ये चल रही है, नॉर्थ में तो कुछ भी नहीं है। नॉर्थ में वो तहरीक तालिबान वाले हैं, अगर जो वो की तरफ आप देख रहे तो ये BLA तो नहीं है उस तरफ, ठीक है। तो ये इस तरह का है, या साहिल से पट्टी पर जहाँ है तो उसमें ठीक है। गैर मकामी लोगों की बात अगर हम करें, हम यही देख रहे हैं कि इख्तिदार में जो इस वक्त हमें बैठे हुए नजर आते हैं गैर मकामी, जिस तरीके से नदीम साहब ने भी कहा कि ज़रूरी है कि
खास करके डिस्ट्रिक्ट की सतह पे देखें तो हमें अगर आगे बढ़ना होगा तो हर शहर का अपना कोई ना कोई नुमाइंदा ज़रूर होना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ नसीर साहब मौजूद। नसीर साहब, हम नौकरियों के मामला देख लें, तनख्वाहों के मामला देख लें, हम तालीमी मैदान देख लें, हमें हर जगह पर जो है हम देखते हैं कि हमें गैर मकामी लोग ही पहले नज़र आते हैं, हमें अपने इदारों में कराची से होते हुए लोग नज़र नहीं आते, जिस पे आप लोगों की आवाज़ आपने काफ़ी ज़्यादा उठाई है असेंबली में, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि कराची के साथ तो हमेशा ज्यादती रही है और उनका जिस तरह की आवाज़ कोटा सिस्टम पे उठाई जाती है, मैं कहता हूँ उनका उसका हक दे दें। अगर चलो और ना सही 40-60 दे दें तो कराची के जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको उसका हक मिल जाएगा। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पीपल्स पार्टी के जो वहाँ पे जाली डोमिसाइल लेके जो सिंध से लोग आके यहाँ पे भर्ती होते हैं, ये कराची के नौजवानों के साथ उसका हक मार रही है। आवाम क्या करे, आप बताएं ना किस तरीके से ये मदावा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कराची के साथ ज्यादती हो रही है, ये हम भी बोल देते हैं, आप भी बोल देते हैं। अब ये ज्यादती अगर खत्म करनी है तो क्या करना होगा? बिल्कुल, जैसे इसकी ज्यादती अगर खत्म करनी तो जैसे शेख मोहम्मद साहब ने कहा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस बनने चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत है। इसमें किसी को मेरे ख्याल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उनको क्या मसला है? अगर देखो क्या इंडिया में 32 सूबे नहीं है क्या, जो जितने भी तरक्की पजीर मुल्क है उनमें 36 सूबे, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनते गए हैं ना। इस वक्त की ज़रूरत यह है कि कराची के अंदर अलग सूबा बनना ज़रूरी हो गया। इसकी वजह है कि अब देखें ना, पूरा सिंध के अंदर अब वहाँ पर जाके जो मसले मसाइल होते हैं, कहाँ जाके आदमी अपनी आवाज़ पहुँचा सकेगा। लेकिन अगर कराची अपना सूबा बन जाएगा तो लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे हल होंगे। ठीक, अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें या हम फाटा की बात कर लें सलीम साहब, कि फाटा एक अलग सूबा बनने के लिए जा रहा था और ऐसे में हमने ये देखा कि अभी तक फाटा जो है वो उसी का हिस्सा बना हुआ है, तो क्या कराची हो जाएगा अलग सूबा? अगर बनना चाहेगा तो बन जाएगा? ये जो है ना, पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ जो असल अवामी मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने का एक इशू खड़ा किया गया है, डिवाइड एंड रूल पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है। अब आप देखें सूबे का लेकिन एक नई उम्मीद तो आवाम की, मेरी पहली पूरी बात सुन लें। सूबे में सीएम साहब हैं, उसके वज़रा की तादाद है, ठीक है, खाओ पियो मौज करो चल रही है, एमएनएस एमपीएस की भी खाओ पियो मौज करो चल रही है। अब डीएमसी और ये जो केएमसी जो मेयरशिप के इलेक्शन में, अब इसमें भी तादाद का इजाफा हो गया। अब बजाय काम होने के वही खाओ पियो वाला सिस्टम चल रहा है और काम हो नहीं रहे अवाम के। सर, अभी जो 3 से 4 साल गुजरे उससे पहले भी ऐसे ही खाओ पियो वाला सिस्टम एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक पूरा सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें उस सिस्टम कैसा थे? सर एक मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दे, फिर आप भले बोल लीजिएगा। एक सिस्टम मुकम्मल तौर पे डेवलपमेंट, हर चेयरमैन के साथ में एक सेक्रेटरी होता है जिसकी साइन चलती है, चेयरमैन की साइन नहीं चलती है। हर जो मिनिस्टर होता है उसकी साइन नहीं चलती, उसके सेक्रेटरीज जो होते हैं उसकी साइन चलती है। हर काम की प्रोफेशनल पेड लोग जो पढ़े लिखे जो होते हैं वो उसमें बैठे हुए हैं, जिनको हम कह जो मुतकी बहुत है, इसमें पता नहीं कितने पढ़े लिखे कितने नहीं, वो एक अलग मसला है। मगर एक पढ़े लिखे मौजूद होते हैं। तो सर ये फिर आप देखें, बल्दियात गटर बनाओ, सेवेज लाइन बनाओ, रोड बनाओ, फुटपाथ बनाओ, रोड बनाओ, फुटपाथ बनाओ, सेवेज लाइन बनाओ, पानी की लाइन लगाओ, एमएनएस सेम काम, सैनिटर सेम काम, सबके सब इसी काम का करेंगे। अब नए सूबे बना के आप खाने वालों की तादाद में इजाफा कर रहे हो और डिवाइड एंड रूल पैदा कर रहे हो ताकि सबको कंट्रोल करने में आसानी रहे और असल ताकत और हल्के जो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं वो अपनी जगह पे मुसलत रहे। ओके जी, आपका लास्ट कमेंट आ गया। बिल्कुल नदीम साहब, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है, मैं चाहूंगा 1 मिनट में इसको समअप कीजिएगा। ये जो मामला बताए जा रहे हैं, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मैंने आपसे जैसे ही कहा कि मुल्क इतना बड़ा है, खासतौर पर पंजाब का सूबा, आप देखें कि आप ट्रैवल करते जाएं तो ख़त्म नहीं होता। तो ये जब तक ये अभी कराची 3 करोड़ का शहर है, इससे बड़े बड़े तो कई, मेरे ख्याल में कोई 25-30 तो से ज़्यादा मुल्क होंगे जो कराची से भी जो है वो आधे के भी आधे हैं, ठीक है। आप सिंगापुर के देख लें, उसको देख लें कि ज़्यादातर मुल्क। तो ये इंतज़ामी तौर पर, इंतज़ामी का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, अब आप देखें ना, उनको आप रोक रहे थे तो आप पीछे मेरे से बोल रहे हैं। तो ये जब तक इस तरह से मैनेजमेंट के लिए है, सो दैट आपके लिए रूलिंग आसान हो, गवर्नेंस आसान हो। अभी गवर्नेंस बहुत मुश्किल है। आप मुझे बताइए ना कि वो खैरपुर पे कैसे तवज्जो दे सकते हैं जबकि वो इधर कराची में बैठे हुए हैं, ठीक है। बलूचिस्तान के सारे जो है वो इधर कराची में बैठे हुए हैं, इधर आप देखें सारे सरदार ही आपको यहाँ पे मिलेंगे डिफेंस के अंदर। तो ये कैसे वहाँ की तरक्की होगी? अच्छा, ये फिर इसी तरह से फिर ब्लैकमेलिंग होती रहती है। आप इनको छोटे छोटे जो इनके एरियाज देते हैं उससे तमाम सेटिस्फाई हो। बिल्कुल ऐसा ही हो, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा हमारा था। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल जी, वक्त बहुत ही कम है और इस वक्त हम इजाजत चाहेंगे। जिंदगी हालात ने दिया साथ, तो आपसे होगी फिर मुलाकात और इस टॉपिक पर जरूर आपसे गुफ्तगू की। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।